हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 का सब्जेक्ट हिस्ट्री बिहार बोर्ड। इसका चैप्टर 1 यानी कि पहला पार्ट का एक्सप्लेनेशन देंगे हम, यानी कि इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। और ये हमारा पार्ट 1 है, कक्षा 10। और किताब का नाम है, आप लोगों को पता है ना, इतिहास की दुनिया। बिहार बोर्ड में जो इतिहास चलता है उसका नाम है इतिहास की दुनिया। जो आप लोगों के पास ये किताब होगी भी तो आप लोग अपने किताब से भी इसको मिला सकते हैं। लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड इसमें दिया हुआ है और एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और भाग 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मत सोचिएगा कि ये दूसरा भाग है। ये पहला पार्ट ही है, बट दूसरा भाग है। जैसे कि होता है ना कि कक्षा 9 जो है यानी कि क्लास 9th होता है, तो क्लास 9th में भाग 1 होता है। उसी तरह क्लास 10th में आइएगा तो भाग 2 होता है। ठीक है ना, समझ गए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, आपकी किताब में दिया भी है कि इस किताब में यानी कि जो हमारा इतिहास है, आप लोगों को पता है कि जो एसएसटी है यानी कि सामाजिक विज्ञान, ये 4 भाग में बटा हुआ है। पहला इतिहास, दूसरा नागरिक, तीसरा भूगोल, चौथा अर्थशास्त्र, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो ये सारा चीज़ है। तो एक एक करके पहले तो हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास जब ख़त्म हो जाएगा तब हम शुरू करेंगे कोई दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कितने चैप्टर हैं, इस बुक में कितने चैप्टर हैं। तो देखिए, इस बुक में टोटल 8 चैप्टर हैं। आठों का नाम एक बार हम बता देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा है समाजवाद एवं साम्यवाद, तीसरा है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चौथा है भारत में राष्ट्रवाद, पांचवा है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, छठा है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, और सातवां है व्यापार और भूमंडलीकरण, और लास्ट चैप्टर जो है उसका नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग अपनी किताब में भी मिला सकते हैं, एक एक वर्ड आपको मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही विशेष ध्यान रखिएगा कि सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन दबाया है कि नहीं दबाया। अगर बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लोग बेल आइकन को दबाइए। हो सके अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कहीं पे कोई आपको लगता है कि कोई सुझाव देना हो या कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और फिर से अगर आपको कोई परेशानी होती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, आप उसमें किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी क्लास से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इकाई 1 है, पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द है राष्ट्रवाद। तो हम जान भी लें कि चैप्टर में राष्ट्रवाद आखिर ये होता क्या है। देखिए, राष्ट्र मतलब होता है देश और वाद मतलब होता है भक्ति, यानी कि देशभक्ति, अपने देश के प्रति लगाव होना, अपने देश को स्वतंत्र रखना, मतलब कि एक ऐसी भावना जो हर तरीके से अपने देश को एक अच्छा रास्ता देना, अपने देश को बचाना, ये राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसे कि हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था यानी गुलाम था, तो हमारे देश के कई वीर अंग्रेज़ों का विरोध किए और उनको यहाँ से भगाए। तो उन वीरों के अंदर जो भावना जगी उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। जैसे कि महात्मा गांधी जी हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो इसको राष्ट्रवाद कहा था। उसी तरह जिस तरह भारत में राष्ट्रवाद उदय हुआ था, इसको हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे, उसी तरह यूरोप जो महादेश है वहाँ पर भी क्या था कि कहीं पे राजाओं का शासन था तो कहीं पे अंग्रेज़ों का शासन था। ऐसे अलग अलग तरह के शासन हर देश में अलग अलग थे, तो उनको हम एक एक करके चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रवाद है वो आधुनिक विश्व मतलब आज का विश्व, आज का संसार, वो राजनीति के कारण आगे बढ़ रहा है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक व सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। मतलब कि जब व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है
तो वो भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों रूप से लोगों में एकता आती है। एकता तो आप लोग पता है ना, यूनिटी। अब कहने का अर्थ है कि भौगोलिक रूप से एकता आने का अर्थ क्या हुआ? तो भौगोलिक रूप से एकता आने का अर्थ हुआ कि मान लीजिए जैसे कि आप बिहारी हैं और आप कहीं पे बाहर किसी दूसरे राज्य में जाते हैं और वहाँ पे आपको आपके राज्य का कोई व्यक्ति मिल गया बिहार का, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ हमदर्दी बढ़ जाती है। या मान लीजिए कि आपके देश का कोई है, आप किसी दूसरे देश में जाते हैं जैसे अमेरिका, और वहाँ पे कोई इंडियन आपको मिल गया, तो उस इंडिया के व्यक्ति के साथ आपका लगाव जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसे कहते हैं भौगोलिक लगाव। फिर है सांस्कृतिक, यानी हमारी अपनी संस्कृति, और सामाजिक परिवेश का अर्थ है कि समाज में हम किस तरह रहते हैं। इन सारे चीज़ों को जोड़ने का काम करती है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से हुआ था। किस काल? देखिए क्वेश्चन हो सकता है कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण, बीजारोपण मतलब शुरुआत, यूरोप में किस काल से हुआ? तो आप कहेंगे पुनर्जागरण। यहाँ पे देखिए रेड कलर से जो हम बनाए हैं ना, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान भी अपने किताब में वाइटनर सॉरी बोल ये अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है ना, हाइलाइटर से। परंतु 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। कहा जा रहा है कि पुनर्जागरण के काल से स्टार्टिंग हुआ था आपका राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में, लेकिन 1789 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बाद से यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना जगी वो सबसे ज़्यादा जगी। अब ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति क्या है, ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं यहाँ पे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैसे 1789 के पहले भी क्रांति बहुत सारे हुए थे, लेकिन 1789 फ्रांसीसी क्रांति को इसलिए कहा जाता है कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है वो इतना बड़े स्तर पर हुआ ना कि पूरा दुनिया उसको जान गया। वैसे तो उसके पहले क्रांति अमेरिका में भी हुई थी, लेकिन उसको पूरी दुनिया नहीं जान पाई थी, लेकिन जो फ्रांस की क्रांति हुई ना उसको पूरी दुनिया जान गई। इसलिए कहा जाता है कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है जो फ्रांस में हुई थी उसका ही कारण है कि पूरा दुनिया एक अपने अपने देश को आज़ाद करने में लग गया। 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई, इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी रहे। युगांतकारी मतलब होता है युगों युगों तक। यूरोप में राष्ट्रता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति, तत्पश्चात मतलब होता है उसके बाद नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब क्या हुआ कि यूरोप में राष्ट्रीयता का भावना तो जगा, फिर उसके बाद फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रांस में आंदोलन हुआ, राजा को हटाया गया और राजा के हटते ही फिर वहाँ पे कौन आ गया? नेपोलियन। अब एक राजा गया तो दूसरा राजा के फिर से अधिकार जमा लिया नेपोलियन। लेकिन ये अन्य राजाओं से अच्छा व्यक्ति था क्योंकि इसके भी जो नियम थे वो लोकतंत्र के जैसे थे। ये अन्य राजाओं की तरह अत्याचारी नहीं था, क्योंकि राजा क्या होते हैं? अत्याचारी होते हैं। जो कह देंगे उसी बात को आपको मानना पड़ेगा। आप लोग फिल्म या मूवी देखते होंगे, जो राजा का मन आए, जिस चीज़ पर मन किया टैक्स लगा दिया, जिस चीज़ पर मन किया हटा दिया, जो फैसला तुरंत बिना सुनवाई का फैसला दे दिया। तो राजाओं का मतलब एक अत्याचार था, लेकिन नेपोलियन वैसा व्यक्ति नहीं था। यहाँ पे आप नेपोलियन का पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो भी लगाया है, उसको आप देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये नेपोलियन है, ठीक है ना, नेपोलियन बोनापार्ट, इसका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। फिर क्या होता है, क्या करता है वो देखिए। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। मतलब फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया कि जो बड़ा जात छोटा जात को लेकर के बात चलता था उसको समाप्त किया और अखबारों, सड़क और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। मतलब कि सब लोग एक समान हो गए। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। देखिए यहाँ पे एक शब्द है एकीकरण। एकीकरण मतलब होता है बहुत सारे राज्यों को जोड़कर एक मजबूत देश बनाना। जैसे क्या था ना कि हमारा देश जब गुलाम था
तो ये कई राज्यों में बटा हुआ था। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि एक निश्चित राज्य है, 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित राज्य हैं, ये फिक्स है। उस सबको मिला के एक भारत बनाया गया। पहले ऐसे नहीं था। पहले छोटे छोटे जो जिले होते हैं ना, जैसे गोपालगंज जिला है, पटना है, छोटे छोटे जिला ना रजवाड़ा हुआ करते थे, मतलब राजा लोग हुआ करते थे। इस तरह 200, 400, 500 राजा हुआ करते थे और सब कोई अपना अपना काम देखता था। कोई किसी से कोई मतलब नहीं, सब कोई एक दूसरे से जलन करता था, लगाव कुछ नहीं था। कोई एक राजा नहीं था पूरे देश का जिससे कोई भी बाहरी आता था और चालबाज यानी षड्यंत्र करके और यहाँ पे अधिकार कर लेता था। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया कि इटली और जर्मनी का एकीकरण कर दिया। मतलब जो अलग अलग राज्य बंटे हुए थे उनको एक साथ जोड़ करके और एक राजा एक देश का निर्माण कर दिया। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। हाँ, नेपोलियन अच्छा काम करने लगा, लेकिन होता है ना कि अच्छा काम करो तो सबको अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि कुछ लोग तो होंगे ना उसके विरोध में, तो बहुत लोग मतलब उसका विरोध भी करने लगे। नेपोलियन के पतन के बाद, पतन मतलब जब वो मर गया, यूरोप की विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ऑस्ट्रिया एक देश है, उसकी राजधानी वियना है, इसको याद रखिएगा, में 1815 में एकत्र हुई। अब क्या हुआ कि जब नेपोलियन मर गया तो उसके बाद जितने भी विजयी शक्तियाँ देश थी, जैसे कि ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था, ये सारे देश क्या हुए कि इकट्ठा हुए, कुछ मीटिंग हुई 1815 में, जिसको वियना सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वियना सम्मेलन कब हुआ था तो कहेंगे 1815 में। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है तो वियना, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्ध और विजय ने अस्त व्यस्त कर दिया था। मतलब नेपोलियन अपने टाइम में बहुत अधिक लड़ाई लड़ा था, वो अधिक दिन तक शासन नहीं किया। तो ये सारे लोग मिल के मीटिंग किए कि नहीं, अब इस सबको हटा दिया जाए, वो जो नियम बनाया फिर से पुराना वाला नियम लगा दिया जाए, राजतंत्र वाला, और जैसे चल रहा था उसी तरह चलने दिया जाए। परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियाँ राजनीति को निर्धारित करने वाले तत्वों के रूप में उभर रही थी। भले ही ये लोग पुरातन व्यवस्था को लागू तो कर दिए, लेकिन लोगों में अब राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो जग गई थी। अब कोई ज़्यादा दिन तक उन्हें गुलाम बनाकर नहीं रख सकता था। वीडियो थोड़ा आज वाला लंबा होगा, इसके बाद छोटा छोटा वीडियो बनेगा, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, आराम से देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं आप लोगों को केवल ये लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा ही नहीं, बल्कि मैं इससे किताब के अंदर से ऑब्जेक्टिव, किताब के पीछे जो दिया ऑब्जेक्टिव उसको पढ़ाऊंगा। फिर आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा भी चिंता न करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली के डेली वीडियो आपको मिलता रहे। फिर देखते हैं आगे। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। मतलब 1815 में जो वियना में सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन, उसका जो मेज़बानी था, यानी मेज़बानी मतलब अध्यक्ष मान सकते एक टाइप सा, जो मालिक था उसका मेन, वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। जैसे हम लोग यहाँ नहीं होता है प्रधानमंत्री, तो वहाँ से चांसलर मेटरनिख, यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, मेटरनिख है, ठीक है ना। तो जो घोर प्रतिक्रियावादी मतलब कि बहुत ही अत्याचारी था, ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। ये नहीं चाहता था कि लोकतंत्र स्थापित हो, ये नहीं चाहता था कि लोग शांति से रहें, मतलब लोगों पर अत्याचार बहुत अधिक करता था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड कहा जाता है, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। मतलब ये सभी देश मिलकर ये मीटिंग किए कि भाई नेपोलियन ने जितना समस्या किया है, जितना भी प्रॉब्लम किया है, उन सारे चीज़ों को हटा करके फिर से शांति की स्थापना की जाए। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, यानी कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी राजा के विरुद्ध में, तो उसके बाद लोगों के मन में था भाई अब यहाँ पे गणतंत्र यानी कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र। आपको पता है ना कि गणतंत्र या प्रजातंत्र, लोकतंत्र किसे कहते हैं? जिसमें लोगों के द्वारा लोगों पर शासन किया जाए उसे क्या बोला जाता है? लोकतंत्र। मतलब जैसे कि आज के टाइम में भारत में है कि हम अपने मन से अपने अधिकार, अपने होता है ना चुनाव में प्रतिनिधि को चुनते हैं, सरकार बनती है, हर 5 साल पर चुनाव होता है, तो ये लोकतंत्र कहलाता है।
उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। देखिए पुरातन मतलब होता है पुराना, पुराना व्यवस्था की पुनर्स्थापना मतलब ये सारे लोग क्या थे कि जो नेपोलियन ने अच्छा अच्छा नियम लगाया था उसको हटा दिया जाए और जो पुराना नियम था राजवाड़ा वो लगवा दिया जाए। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था, यही मेटरनिक चाहता था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। देखिए क्वेश्चन आता है कि मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं, किताब में भी आपका दिया हुआ है, तो कहा आपका आंसर वही होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट के मृत्यु के बाद मेटरनिक की मेज़बानी में पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना ही मेटरनिक युग कहलाता है। क्या कहलाता है जी? मेटरनिक युग। वैसे सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, फिलहाल देख लीजिए। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। अब ये जानता था मेटरनिक, अगर इटली को या किसी भी देश को अलग अलग नहीं किया गया, मतलब उसको अलग अलग राज्यों में छोटा छोटा नहीं बांटा गया, तो वो मजबूत रहेंगे और कभी न कभी हम पे आक्रमण कर देंगे। इसलिए उसको क्या किया, छोटे छोटे राज्यों में फिर से विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश, यानी कि इटली के दो राज्य हैं सिसिली और नेपल्स, उनको बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। यानी वंश आप लोग समझते हैं जैसे होता है मुगल वंश, तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। उसी तरह हर राजा लोग अपना एक वंश का स्थापना करता था। उसी तरह एक बुर्बो वंश था जिसका सम्राट जो था, राजा था, वो था फर्डिनेंड। क्या नाम था उसका? फर्डिनेंड। नीचे फोटो देख सकते हैं, यही है फर्डिनेंड, ठीक है ना। इन्होंने ही बुर्बो वंश की स्थापना की। तो क्या किया मेटरनिक ने कि सिसिली और नेपल्स जैसे दो राज्य इस बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। रोम, इटली की राजधानी है रोम, और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिए गए। यहाँ पे एक शब्द है पोप। पोप को अंग्रेजी में कहते हैं प्रीस्ट, हमारे यहाँ कहा जाता है पुजारी, यानी पंडित जी लोगों को वहाँ पे पोप कहा जाता है। तो पोप को रोम दे दिया गया और उसके आसपास के जितने भी राज्य थे सबका मालिक वो पुजारी लोग हो गया। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई, यानी कि लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया का ही अंग था, तो उस पर ऑस्ट्रिया का ही अधिकार रहा। परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए तथा जिनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। जिनेवा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सार्डिनिया, ये दो शहर हैं स्विट्जरलैंड के, बहुत ही अच्छा जगह है ये, ठीक है ना। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। मतलब मेटरनिक ने क्या किया कि जर्मनी को 39 राज्यों में बांट दिया, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। यहाँ पे देखिए अप्रत्यक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रत्यक्ष को डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष को कहते हैं इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट तो वो इस पे अधिकार नहीं किया जर्मनी पे, लेकिन इनडायरेक्टली टोटल अधिकार ऑस्ट्रिया का ही था। ऑस्ट्रिया का अधिकार का मतलब हुआ मेटरनिक का अधिकार, तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की स्थापना की, मतलब जर्मनी में किया, इटली में किया और फ्रांस में भी किया। कौन सी स्थापना? तो पुरातन व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था वहीं राजा वाली। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। भले ही मेटरनिक ने काफ़ी प्रयास किया कि राजतंत्र ही रहे, लेकिन कुछ वर्षों के बाद ही लोग आंदोलन करना फिर से शुरू कर दिए और आगे देखते हैं उसका क्या परिणाम हुआ। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया था तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। यानी फिर से बुर्बो वंश की स्थापना हुई और लुई 18वां वहाँ का राजा बना। यहाँ पे देख सकते हैं ना सिंहासन पे ये आगे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है इतना लंबा, ये लुई 18वां है। देखिए लुई 18वां का अर्थ समझते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था ना कि लोग नाम जल्दी नहीं बदलते, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का नाम है राम मनोहर, तो उसका बेटा होगा तो नाम रख देंगे राम मनोहर 2, अब उसका बेटा हुआ तो राम मनोहर 3। इसी तरह मतलब चलता था, एक ही नाम पे 1 2 3 करके लोग काम चलाते थे। जैसे एक बार अब यहाँ पे एक डीएम आए थे बाला मुरुगन डी, तो वो 4 भाई थे, बाला मुरुगन ए, बाला मुरुगन बी, बाला मुरुगन सी और बाला मुरुगन डी। तो होता है बहुत लोग ऐसा नाम रखते हैं। तो ये क्रांति के बाद जो लुई 18वां फ्रांस का क्या बना, राजा बना। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर
पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। मतलब जो लुई 18वां था वो पहले के राजाओं जैसा नहीं था, वो लोगों की समस्याओं को समझता था और पुरातन व्यवस्था यानी जो पुराने सिस्टम तो उसको वो लोगों पे नहीं थोपता था। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। चार्ल्स एक्स यानी इसको एक्स यानी 10 है के शासनकाल में कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु उसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। यानी चार्ल्स एक्स ने कुछ कुछ बदलाव किया जिसके चलते लोगों ने क्रांति किया और उस क्रांति को जाना जाता है 1830 ईस्वी की क्रांति के नाम से। तो कल हम इस क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यही है चार्ल्स एक्स, ठीक है ना। तो इसने क्या किया था, लोगों ने क्यों विरोध किया, क्यों आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का क्या परिणाम हुआ, कल के क्लास में हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।